गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं भाई सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। कल वाली क्लास में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको पूरा भी कर लिया था, तीसरा चैप्टर। ठीक है, उसका पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में अपन आगे जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो कल अपन ने स्टार्ट किया था तीसरा चैप्टर, जो कार्य संचालन से संबंधित था, और जो धारा पहला चैप्टर जो अपन ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था उसमें धाराएं 21 से 3 से लेके 50 थी, वो हमने कर ली। उसके बाद में जो चैप्टर 3 था उसमें धाराएं अपने थी 51 से लेके 66। इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद अपन चैप्टर जो चौथा है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पेयर के हिसाब से आपको ये बताई थी धाराएं याद करने के लिए, उसी हिसाब से मेरे हिसाब से आप याद कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया पढ़ रहे होंगे। तो देखो, धारा 51, 52, 53 ऐसे बताया था मैंने। स्टार्ट की जो तीन धाराएं हैं 51, 52, 53, उसको एक साथ याद करोगे। ऐसे ही जो पेयर बना के मैं धाराएं याद करवा रहा हूँ वैसे ही आपको याद में रखनी है, क्योंकि ये एक से एक कनेक्ट होती जा रही है। 51 में था कि भाई बैठक है, नगर पालिका की बैठक। ठीक है, 52 में क्या थे? सदस्य, सदस्यों के अधिकार या विशेषाधिकार। और 53 में क्या था? अविश्वास प्रस्ताव। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। तो बैठक के बारे में क्या था कि बैठक 2 माह में एक बार आयोजित होगी। इसका मतलब अगर 12 महीने की बात करें, एक वर्ष की बात करें, तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 6 बैठकें। उसके बाद में मैंने बताया था कि 1/3 सदस्य अगर अनुरोध करेंगे तो 7 दिन के अंदर क्या बुलाई जाएगी? विशेष बैठक। कौन बुलाएगा? अध्यक्ष। अगर फिर भी अध्यक्ष 7 दिन में अगर नहीं बुलाता है तो ये जब 7 दिन समाप्त हो जाएंगे उसके अगले 10 दिनों में बैठक कौन बुलाएगा? CMO। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये अपनी कौन सी धारा थी? 51। अब चलते हैं 52 में। 52 में सदस्यों के क्या अधिकार थे या क्या विशेषाधिकार थे? उसमें ये था कि वो अध्यक्ष से प्रश्न भी पूछ सकता है, कोई प्रस्ताव भी रख सकता है, या अगर कोई नागरिक समस्याएं हैं या नगर पालिका में कोई समस्याएं हैं तो उनका ध्यान अपना जो भी उचित प्राधिकारी है, जो अधिकारी है, उसके आगे समक्ष वो ला सकता है। ठीक है, ये क्या थी? धारा 52। उसके बाद में 53 में क्या था? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा? 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हुए प्रस्ताव को किसके पास ले जाएंगे? कलेक्टर के पास। कलेक्टर क्या करेगा? 30 दिन के अंदर अंदर क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा। और उस बैठक की सूचना कितने दिन पहले देनी होगी? 7 दिन पहले। ये चीज पढ़ी थी। उसके बाद में ये था कि भाई ये प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, कब लाया जाएगा? तो जब भी नगर पालिका गठित होगी उसके शुरू के 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। अगर मान लो कोई उपनिर्वाचन से बीच में अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना है तो उसकी जो बची हुई पदावधि है उसकी आधी पदावधि तक नहीं ला सकता। और अगर किसी बैठक में ये संकल्प ले आए, ये प्रस्ताव ले आए अविश्वास प्रस्ताव का, और वो वह अगर पारित नहीं होता है तो अगले 2 वर्ष तक भी अपन नहीं ला सकते। ये कौन सी थी धारा? 51, 52। उसके बाद मैंने आपको याद करवाया था जो पेड़ है 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये था याद करवाया था मैंने। इस पेड़ में याद करवाया था। इसमें क्या था? 54 में क्या था बताओ? वार्ड समिति। वार्ड समिति। 55 में क्या था? समितियां। याद करो, समितियां। 56 में क्या था? कोई अन्य लोग भी, अन्य व्यक्ति भी इनके सदस्य बन सकते हैं क्या? वो था। 57 में क्या था? समिति का अध्यक्ष। और 58 में क्या था? बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। और 59 में क्या था? अनुदेशों का पालन। अनुदेशों का पालन। अब देखो, वार्ड समिति मैंने क्या बताया था कि जिस भी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या 3 लाख से अधिक है, 3 लाख या 3 लाख से अधिक है, वहां पे वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। तो जो भी वार्ड इसमें शामिल होंगे उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो तो इस वार्ड समिति के मेंबर होंगे ही होंगे। अलग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? जिनको नगर पालिका प्रशासन का क्या हो? अनुभव। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। और उनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। क्या मैंने एक ये भी बताया था क्या कि गणपूर्ति क्या होगी? सर बताया था। कितनी होगी? अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित 3 लोग, यानी टोटल लोग कितने होंगे? 3। ये अपन ने पढ़ लिया था। आगे
समितियां, इनके अलावा वार्ड समिति के अलावा भी क्या थी, दो समितियां थी, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां। कार्यपालक समितियों में क्या बताया था सर आपने कि इसका अध्यक्ष, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो भी सदस्य होगा, उपाध्यक्ष है वो भी होगा, विपक्ष का नेता है वो भी होगा। इसके अलावा नगर निगम व नगर परिषद जो है, नगर निगम व नगर परिषद है, उनके 7 निर्वाचित सदस्य, जिसमें 2 क्या होंगी, महिला सदस्य। अगर नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो वो कितने होंगे, 5 सदस्य। और जो अन्य समितियां जो बनाएंगे इधर, उसके अध्यक्ष होंगे वो भी क्या होंगे, इनके सदस्य। और ये जो अपना सीएमओ भाई साहब है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ईओ है, वो क्या होगा, पदेन सचिव। ये अपन ने पढ़ लिया। आगे अन्य समितियों में क्या अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्यों से मिलकर बनी होंगी, जिसमें आपकी वित्त समिति है, एक से अधिक स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति है, या भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति है, वो सारी क्या समितियां थी। तो उसमें सदस्य कितने होंगे, 10। इसमें और भी अन्य होंगे, अन्य हो सकते हैं सदस्य, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो क्या होंगे, वो अपन क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये था कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में इतनी समितियां और बनाई जा सकती हैं, 4, 6, 8। अगर फिर भी पार नहीं पड़े तो राज्य सरकार इसकी सीमा में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। नगर पालिका 90 दिनों के अंदर ये समितियां गठित करेगी। अगर गठित करने में विफल रहती है तो कौन बनाएगा, राज्य सरकार। इतनी पढ़ लिया था अपन ने, यहाँ तक कोई भी समस्या है। अन्य व्यक्ति कब बनेंगे, अन्य व्यक्ति सदस्य कब बनेंगे, अगर नगरपालिका के आधे सदस्य संकल्प पारित कर दें, तब अन्य व्यक्ति भी सदस्य बन सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त ये थी कि जो टोटल सदस्य है उनके 1/3 से अधिक, टोटल सदस्यों के 1/3 से अधिक अन्य व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकते। उसके बाद में समिति का अध्यक्ष अपन ने पढ़ाई था, समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अगर मान लो नगरपालिका का अध्यक्ष किसी भी समिति का सदस्य है तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। यही बात उपाध्यक्ष पे लागू होती है। और अगर मान लो ये दोनों पदेन अध्यक्ष नहीं है किसी भी समिति के, तो नगर पालिका खुद क्या करेगी, अध्यक्ष चुन देगी। और अगर इन तीनों में से भी नहीं है, कोई एब्सेंट है, तो क्या होगा, सदस्यों में से क्या कर लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है। उसके बाद में बैठकों का संचालन, बैठकों का संचालन क्या होगा, 2 माह के अंदर होगी, 2 माह के अंदर होगी। उसके अलावा इसमें क्या था कि अगर मान लो आवश्यक बैठक बुलानी है तो या तो समिति का नगरपालिका का अध्यक्ष कह दे, या समिति के कम से कम 2 सदस्य अनुरोध करें तो 2 दिन के अंदर क्या बुलानी पड़ेगी, बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और अन्य समितियों के लिए गणपूर्ति वो कितना था, बताओ, अन्य समितियों के लिए कमेंट में बताओ। आधे सदस्य, कितने, आधे सदस्य। वार्ड समिति के लिए 3 और अन्य समितियों के लिए आधे सदस्य गणपूर्ति में आते थे। ये हो गई आपकी बैठकों का संचालन। फिर अनुदेश, ये सीधी सी बात है कि ये नगर पालिका के अधीन ही समितियां बनती हैं, तो सीधी सी बात है कि नगर पालिका के अनुदेशों का पालन इनको करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपन ने क्या किया था, धारा 61, 62, 63, इधर फिर 64, 65, 61, 59 तक की थी ना वहां पे। तो 60, 61, 62, ठीक है। और आपकी इधर क्या, 63, 64, 65 और 66। ठीक है। 60 में क्या था, वार्ड समिति के कार्य, वार्ड समिति के कार्य, यानी जितने भी नगर पालिका के कार्य होते हैं उसमें क्या करेगी, सहायता करेगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या था, शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों का प्रत्यायोजन। दूसरा ये था कि मान लो कोई भी नगर पालिका समिति में कोई प्रोसीडिंग चल रही है या कोई संकल्प चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी कार्यवर्त है, तो वो सारे किसी भी सदस्य की निर्हरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के कारण दूषित नहीं होगी, यानी अवैध नहीं माने जाएंगे। 62 ये था। उसके बाद में अपन स्टार्ट क्या करते हैं, 63, 64, 65, 66। इसमें क्या थी कि जो भी कोई खर्चा होगा वे होगा, वो कौन उत्तरदायी होगा, नगर पालिका निधि। उसके बाद था कि भाई नगरपालिका का कोई पदधारी है वो संविदा में हित नहीं रखेगा, किसके साथ, नगरपालिका के साथ। अगर उसने संविदा अगर कर ली या अगर हित उसका नगरपालिका के साथ है तो उसपे क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, वो ये था। पेनल्टी आपको मैंने बताई दी थी, कितने लगेंगे, 5,000 रुपए तक। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको याद करवाया था कि धारा 23, धारा 65, धारा 259, ये 3 धाराएं पूरे एक्ट में ऐसी हैं जिसमें कि जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपए तक। ठीक है। बाकी 259 तक उसमें न्यूनतम 5,000 रुपए होता है। फिर 66 क्या है कि लोक सेवक समझे जाएंगे, यानी नगरपालिका का जो भी कर्मचारी है
या कोई पदधारी है या नगरपालिका अधिकारी है, वो आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा कितनी थी? 21, उसके तहत क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। ये आपके पूरे चैप्टर का अपन ने रिवीजन कर लिया है। आगे अपने जो भी है चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से धाराएं आपकी याद हो रही होंगी अच्छे तरीके से। आगे अपन चलते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है नगरपालिका संपत्ति और 67 से लेकर कितनी धारा है? ठीक है, करें स्टार्ट। रिवीजन हो ही गया है, अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे होंगे। देखो, इस चैप्टर का क्या नाम है? नगरपालिका संपत्ति, धारा 67 से लेके 75। इस ये धाराएं भी अपन जब याद करेंगे तो इनको भी पेयर में याद करेंगे। एक साथ तो धारा याद होंगी नहीं कि 67 68 से लेके ऐसे। तो जो मैं पेयर आपके लिए बनाता हूं उस हिसाब से इन धाराओं को याद करेंगे। ठीक है, पहले धाराएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहली धारा है 67, संपत्ति अर्जित और धारण करने की संपत्ति। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें जब पढ़ेंगे 67 धारा पढ़ेंगे, 68 पढ़ेंगे, 68 ए पढ़ेंगे, 69 पढ़ेंगे, 69 ए पढ़ेंगे और 70 पढ़ेंगे। ये पेयर में पढ़ेंगे। ऐसे धाराएं आपको ये याद रखनी है। बाकी 71, 72, 73, 73 ए, 73 बी, 74, 75 वो अलग पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो धारा 67 है वो ये कहती है कि नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकेगी। क्या कर सकेगी? संपत्ति अर्जित कर सकेगी और धारण कर सकेगी, होल्ड कर सकेगी। ठीक है, संपत्ति अर्जित कर सकेगी, धारण कर सकेगी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि कोई भी नगरपालिका के या तो बाहर हो, नगरपालिका की क्या हो, कोई बाहर संपत्ति हो या भीतर हो, कोई भी संपत्ति नगरपालिका के बाहर या भीतर, यानी नगरपालिका के बाहर भी हो सकती है या भीतर भी हो सकती है। और संपत्ति आपको पता है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कैसे? एक तो स्थावर होती है और एक जंगम होती है। ये जानते हो ना, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब है इमूवेबल, जैसे जमीन है, जमीन चल सकती है क्या? ठीक है, तो जिसको अचल संपत्ति बोलते हैं, इमूवेबल। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। ठीक है, ये तो क्या है? चल संपत्ति। और ये क्या है? अचल संपत्ति। तो नगरपालिका, नगरपालिका के बाहर या भीतर स्थित कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति अर्जित कर सकती है, खरीद सकती है। ठीक है, कैसे? या तो उसको दान मिल जाए, गिफ्ट, या वो परचेज कर ले। क्या कर ले? परचेज कर ले, किसी भी तरीके से। यानी नगरपालिका, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर हो कोई संपत्ति या नगरपालिका के भीतर हो कोई संपत्ति, चाहे वो संपत्ति क्या हो? अचल संपत्ति हो या कोई चल संपत्ति हो, कैसे ले सकती है वो संपत्ति, अर्जित कर सकती है? या तो कोई उसको दान मिल जाए या वो खुद नगरपालिका क्या कर ले? परचेज कर ले। ये धारा कौन सी है? 67। 67 समझ में आ गई? फिर आपकी है 68। 68 में क्या है सर? 68 धारा ये कहती है कि नगरपालिका में कौन कौन सी संपत्ति निहित होगी। नगरपालिका में कौन सी संपत्ति निहित होगी? कहने का मतलब है जो आपको नगरपालिका में जितनी भी संपत्ति दिख रही है ना, आप इमेजिन करो कि जो भी संपत्ति है नगरपालिका में वो किसमें निहित होगी? नगरपालिका में। जैसे आपको नगरपालिका में देख रहे हैं कि भाई कोई भी उद्यान है, ठीक है, कोई मैदान है, कोई सार्वजनिक मार्ग है, कोई तालाब है, कोई परकोटा है, कोई भवन है, मतलब जो भी दिख रहा है वो किसकी संपत्ति है? नगरपालिका की संपत्ति। बशर्ते क्या? कोई संपत्ति मान लो राज्य सरकार ने आरक्षित कर रखी है, रिजर्व कर रखी है कि ये संपत्ति जो है ना, ये संपत्ति नगरपालिका की नहीं होगी, ये मैंने किसी उद्देश्य विशेष के लिए राज्य सरकार ने अगर आरक्षित कर रखी है तो वो नगरपालिका में निहित नहीं होगी। ठीक है, एक संपत्ति और है जो 68(1)(h) में है। 68(1)(h) में ऐसी सरकारी भूमि, सरकारी भूमि जो राज्य सरकार खरीद के, सरकारी भूमि राज्य सरकार खरीद के किसको दे दे? नगर पालिका को।
किसको दे दे? नगर पालिका को। मान लो ऐसी भूमि है जिसमें नगर पालिका के बस की बात नहीं है कि ये संपत्ति मेरे पास कैसे आए, तो राज्य सरकार क्या करेगी? उस संपत्ति को किसके अधीन रख देगी? नगर पालिका के। अब वो संपत्ति किसकी है? राज्य सरकार की। अब कल को राज्य सरकार को ये पता चला कि नगर पालिका ने इसका कुप्रबंध किया है, सही तरीके से प्रबंधन कर ही नहीं रखा, या राज्य सरकार को ये लगे कि भाई लोक हित में इस संपत्ति को वापस लेना जरूरी है, तो क्या कर लेगा राज्य सरकार? जो 68(1)H अब मैं बता दूंगा उसमें पीडीएफ में भी, उसको संपत्ति को वापस नगर पालिका से ले लेगी। यानी 67 धारा में अपन ने क्या किया? संपत्ति अर्जित करी। ठीक है। 68 में क्या किया? जो भी संपत्ति है नगर पालिका की, कौन कौन सी संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी? वो सारी संपत्तियां। और ये जो संपत्ति है वो एक न्यासी के रूप में ग्रहण करेगी, यानी ट्रस्टी के रूप में नगर पालिका के नाम से वो संपत्तियां होंगी। ये कौन कह रहा है? धारा 68 कह रहा है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो अब अपन उस पर चलते हैं। तो मैंने ये चीजें बता दी आपको अलग से। अर्जित और धारण करने की संपत्ति, धारण करने की शक्ति, यानी भीतर व बाहर कैसी संपत्ति, चाहे वो जंगम हो या क्या हो? स्थावर। जंगम हो या क्या हो? स्थावर हो, दोनों प्रकार की संपत्ति क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा सही से। चलो, 68 में मैंने आपको बता ही दिया कि संपत्ति का निहित होना, संपत्ति का निहित होना, लेकिन इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बताया था? कि राज्य सरकार द्वारा कोई आरक्षित की हुई संपत्ति के अलावा सारी संपत्ति किसमें होगी? नगर पालिका में। वो कोई भी हो सकती है, सार्वजनिक भूमि हो सकती है, परकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, पुल, झरने, जो भी आपको दिखते हैं, जो भी आपको संपत्ति उसमें दिखती है, बशर्ते कि राज्य सरकार ने कोई आरक्षित नहीं कर रखी हो, चाहे वो उद्यान हो, सार्वजनिक घाट हो, कोई भी हो। और जो मैं आपको 68(1)H बता रहा था, यानी धारा, ये पहली धारा है, और उसका जो ये एच है, सरकारी भूमियां जिनको राज्य सरकार आदेश द्वारा क्या कर देगी? नगर पालिका में निहित करेगी, ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ये कौन सी है? सरकारी भूमियां। दे कौन रहा है? राज्य सरकार आदेश द्वारा, किसको? नगर पालिका को। ठीक है, नगर पालिका को दे रही। लेकिन अगर इसका, सरकारी भूमि का, सरकारी भूमि का अगर आपने कुप्रबंध किया है, या राज्य सरकार को लगता है कि यार लोक हित में इसको वापस लेना चाहिए, तो राज्य सरकार इस भूमि को वापस भी ले सकती है। ये धारा आपकी कौन सी हो गई? 60। आगे चलते हैं। 68 क्या कहता है? कि अब आ गई ये संपत्ति। अपन ने क्या पढ़ा? कि जो भी संपत्ति है वो अर्जित कर सकती है, और कौन सी संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी। अब अपन बात करेंगे भूमि की। वो तो स्थावर संपत्ति भी थी, ठीक है, जंगम संपत्ति थी, यानी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति थी। अब ये कह रहा है कि भूमि का क्या करेंगे? अगर मान लो ओनली क्या है अपने पास? लैंड है, लैंड का क्या करोगे? तो वो कौन सी भूमि नगरपालिका में निहित होगी, और उसका डिस्पोजल मैंने परिभाषा में बताया था कि डिस्पोजल याद रखना कि उसका निपटान कैसे करेगी। मान लो कोई आपको पट्टा दे के आपको जमीन आवंटित कर रहा है, ठीक है, या सरकारी भूमि पे क्या कर दिए? प्लॉट काट दिए, या जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकान बना दिए, तो उस हिसाब से डिस्पोजल क्या होगा? ठीक है, वो मैंने आपको परिभाषा में ही बता दी थी। ठीक है, इसमें क्या होगा? चलो मैं आपको अलग से इसमें बताता हूँ। स्टे नगरपालिका क्या करेगी? अग नजुल भूमि होती है, नजुल भूमि, उसको छोड़कर, नजुल भूमि क्या होती है? कि जो नगरपालिका है, नगरपालिका, उस नगरपालिका क्षेत्र में एक राज्य सरकार में निहित, राज्य सरकार में निहित आबादी भूमि होती है। आबादी भूमि जो किसकी होती है? राज्य सरकार की, लेकिन होती कौन से एरिया में है? नगरपालिका। ठीक है, नजुल भूमि कहीं भी हो सकती है, लेकिन नगर पालिका में है, वो निहित किसमें है? राज्य सरकार में। कैसी भूमि है? आबादी भूमि। इस भूमि को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर
नजल भूमि को छोड़कर सारी संपत्ति, सारी भूमि किसमें नीत होगी? नगर पालिका में। और नगर पालिका उसका डिस्पोजल, निवर्तन, व्यवन अपने हिसाब से कर सकती है। कैसे कर सकती है? या तो उस भूमि पे विकास करवाए, ठीक है, बढ़िया प्लॉट काट के, बढ़िया सीवरेज लाइन बिछा के, ये सारी चीजें, है ना, जल निकास, मल वहन की सारी प्रणाली विकसित करके करवाए, या विकास कराए बिना भी मान लो आवंटित कर सकती है। दोनों तरीके से विकास कराए बिना भी, डेवलपमेंट कराए बिना भी उस भूमि का डिस्पोजल कर सकती है। ये धारा कौन सी है आपकी? 68A। ठीक है, यानी नजल भूमि को छोड़कर, ठीक है, नजल भूमि को छोड़कर क्या कर सकती है? समस्त भूमि नगरपालिका को सौंपी जा सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। डिस्पोजल कैसे कर सकती है उसका? विकास कराए बिना भी कर सकती है और विकास कराने के बाद भी। ठीक है, शर्त तो रहेंगी भाई, नगरपालिका जो भी शर्तें लगाएगी, जो कंडीशंस लगाएगी कि ये इतने बाई इतने का प्लॉट होगा, ये लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, या इसका ये तरीका होगा, ये सारी चीजें। ओके, चलो आगे। अब एक चीज और है इसमें, कि मान लो कि राज्य सरकार को ये लगा कि भाई जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, या ये सारी जो नगरपालिका की भूमि है, उस बीच में आया था एक बार कि जब नगरपालिका बन रही है तो औद्योगिक नगरी, अगर मान लो कोई औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको नगरपालिका में शामिल करे या नहीं करे, तो किसका हिसाब होता था? राज्यपाल का। मैंने बताया था राज्यपाल दो ही बार आता है इस पूरे एक्ट में। एक तो जब औद्योगिक नगरी का क्या करना है, उसको नगरपालिका में शामिल करे या अलग करे, तब किसका फैसला होगा? ये इसका राज्यपाल का। एक आएगा जब अपन नगरपालिका जो वित्त पढ़ेंगे, ठीक है, या नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि पढ़ेंगे, वहां पे जब राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा, वो किसको करेगा? राज्यपाल को। ठीक है, तो दो ही बार राज्यपाल आपके सेक्टर में आएगा। फिर अगर मान लो कोई भी जगह है, कोई स्थानीय क्षेत्र, वो सांस्कृतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से या पर्यटन रूप से कोई ऐसा क्षेत्र है, तो उसका नगरपालिका में शामिल करना या अलग उस पे विकास प्राधिकरण करना, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार। तो यही चीज यहाँ पे एक बार फिर आई है, क्या? कि राज्य सरकार नगरपालिका में निहित भूमि को नगर सुधार न्यास विकास प्राधिकरण को सौंप सकती है। ये एक छोटा सी बीच में लाइन आई थी। ठीक, चलो आगे। 69, अपन ने धारा क्या पढ़ी? 67 पढ़ी कि नगरपालिका ने संपत्ति क्या कर ली? अर्जित कर ली, धारण कर ली। फिर कौन सी संपत्तियां नगरपालिका में निहित होंगी, उसके बाद कौन सी भूमि नगरपालिका में निहित होगी और उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब इस भूमि को मान लो कोई भी भूमि है, वो कैसे कैसे ले सकती है, ये मैं आपको ये बताता हूँ, जिसमें है 69 में। 69 में 69 जो धारा ये कहती है, 69 है, वो ये कहती है कि नगरपालिका है ना, कोई भी भूमि को किसी करार के थ्रू ले सकती है, कोई एग्रीमेंट करके, ठीक है, विनिमय एक्सचेंज कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है, या पट्टे पे ले सकती है। किस पे ले सकती है? पट्टे पे ले सकती है, या कोई अनुदान पे ले सकती है, या उसको कोई अनुदान दे। ठीक है, तो भाई कोई भी स्थावर संपत्ति है, मतलब अगर जमीन की बात करें तो वो क्या स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। तो स्थावर संपत्ति को वो क्या कर सकती है? करार के द्वारा, कोई एग्रीमेंट के द्वारा ले सकती है, या कोई स्थावर संपत्ति का ऐसा सूखा अधिकार, सूखा अधिकार एक्ट में क्या लिखा है? सूखा अधिकार, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईजमेंट। ईजमेंट इसका मतलब क्या होता है? ईजमेंट का मतलब होता है कि भाई मान लो कि किसी भूमि है या कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें कोई सुखाधिकार, जैसे मान लो कि कोई झरोका है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि जब आप उसको, या खिड़की कोई बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप नगर पालिका उसको ले रही है तो नहीं, ये झरोका तो है ना, इसको गिराएंगे हम, या ये जो छज्जा बना हुआ है इसको गिरा के उसके बाद बेचेंगे। नहीं नहीं, वो सारा सुखाधिकार किसका होगा? करार के थ्रू नगर पालिका का। ठीक है, एक्सचेंज भी कर सकती है कोई भी संपत्ति को, कि ये संपत्ति दे दी, ये भूमि है, जैसे मान लो नगर सुधार न्यास की ये भूमि है, तो इस भूमि के बदले उसने बदल ली और अपनी सीमा के अंदर किसी अन्य भूमि को ले लिया। पट्टे पे भी ले सकती है, या उसको अनुदान, कोई दान दे दे, स्थावर संपत्ति का हो, चाहे वो पैसों के रूप में हो, किसी भी प्रकार के रूप में हो, तो अनुदान के थ्रू भी क्या ले सकती है? नगरपालिका संपत्ति ले सकती है। ये कौन सी धारा में है? 69 में। ठीक है, चलो देखो, मैंने बताया अभी आपको, करार, विनिमय, पट्टा,
ये अनुदान, पट्टा को पता है, ये लीज बोलते हैं, एक्सचेंज। तो करार द्वारा स्थावर संपत्ति और उसको सुखाधिकार अपने अधिकार में ले लेगी। एक्सचेंज द्वारा भी ले सकती है, या भाड़े या पट्टे पे भी ले सकती है। और अगर वो अनुदान लेना है, दानदाता अनुदान दे सकता है, कैसे, आय के रूप में भी दे सकता है, या जंगम संपत्ति चल संपत्ति के रूप में मिल सकता है, या स्थावर संपत्ति के मामले में भी ये लागू होगा। ये इसमें चार चीजें याद रखनी है: करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान। चार चीजें: करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान। एक बात और, मैंने आपको एक जगह जो इसमें दूसरे जो एक्ट की बात करी हुई है, वो एक ही जगह मैंने आपको बता दिया था, लिखा दिया था। अब देखो यहाँ, पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, चैरिटेबल वाला आया था ना, चैरिटेबल वाला, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट अधिनियम आया था 1920, मैंने बता दिया था। और इसमें भारतीय न्यास अधिनियम, इंडियन ट्रस्ट अधिनियम 1882, इसके तहत जो नगर पालिका है उसका न्यासी बनना, ट्रस्टी बनना क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, उसी समय आपको याद भी हो गए होंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये धारा आपकी क्या होगी, 69। मैंने आपको बताया था कि जो भी धाराएं हैं याद करनी है पेयर में, देखो। ठीक है, ये धाराएं अपन ने स्टार्ट करी, 67 हो गई, 68 हो गई, 68A हो गई, 69 हो गई। और 69A क्या है? 69A ये है कि मान लो आपके पास कोई भूमि है और वो गैर कृषि भूमि है। कैसी है? गैर कृषि भूमि, यानी उस पे आप एग्रीकल्चर से जो कृषि नहीं कर रहे, गैर कृषि भूमि है। लेकिन उस भूमि का आपके पास पट्टा नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? नगर पालिका द्वारा दिया गया कोई पट्टा नहीं है, या किसी भी, या उसका किसी अन्य विधि के तहत, अन्य विधि, कोई भी दूसरी विधि के तहत आपको पट्टा है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा दिया गया पट्टा नहीं है। तो अन्य विधि के तहत कोई पट्टा है, या उसके कागजात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई ये तय करते हैं कि वास्तव में ये भूमि किसकी है, इस फलाने आदमी की है, लेकिन वो भूमि कैसी है? गैर कृषि भूमि। तो होगा क्या, ये जो गैर कृषि भूमि आपके पास है और अगर उसका आपको पट्टा चाहिए, तो आप क्या करोगे? नगर पालिका को इसके जो आपके अधिकार है वो नगर पालिका को सौंप दोगे, सरेंडर कर दोगे। पहले आप क्या करोगे? सरेंडर कर दोगे। एक्ट में उसकी लैंग्वेज क्या है? अभ्यर्पण। अभ्यर्पण यानी उसको सौंप दोगे, किसको? जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये हमारी भूमि है, ये तय करती है ये डॉक्यूमेंट्स, तो वो किसको सौंप दोगे? नगरपालिका को। फिर नगरपालिका आपको पट्टा दे देगी। फिर नगरपालिका आपको पट्टा दे देगी। आपको पता हो तो 69A बहुत कैंप में जब चलते हैं नगरपालिका के, प्रशासन शहरों के संघ वगैरह आ रही है, तो 69A के थ्रू पट्टे दिए जाते हैं, क्योंकि गैर कृषि भूमि होती है और आपने मकान बना लिया या और कोई चीज है, तो उसमें क्या होगा कि पट्टा नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको समर्पित कर दोगे नगरपालिका को, और नगरपालिका आपको फिर लीगल पट्टा दे देगी। ये किसमें है? 69 में है। ठीक है, 69 अपन पढ़ते हैं। ये आपकी 69 देखो, कतिपय भूमियों के, यानी सर्टेन लैंड्स, बताया था मैंने, कुछ भूमियों के अधिकारों के अभ्यर्पण यानी सरेंडर, आपने क्या कर दिया? उनका सरेंडर कर दिया, की स्वीकृति, और फिर आपको फ्री होल्ड पट्टा, फ्री होल्ड पट्टा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्री होल्ड पट्टा। आपको पूर्ण स्वामित्व का पट्टा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसके नगरपालिका के भीतर क्या है, उसके पास गैर कृषि भूमि है, लेकिन नगरपालिका का उसका पट्टा नहीं है, नगरपालिका दिया हुआ, और लाइसेंस नहीं है, या कोई अन्य विधि के तहत मान लो वो डॉक्यूमेंट्स रखता है, कोई पट्टा रखता है, तो वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिए वो जो भूमि के अधिकार है वो नगरपालिका को सरेंडर कर देगा, और नगरपालिका फ्री होल्ड पट्टा उसको दे देगी, यानी पूर्ण स्वामित्व वाला पट्टा उसको दे देगी। बताओ, कोई समस्या है क्या? ठीक है, चलो आगे चले। फीस व प्रभार, यानी चार्ज तो ले ही सकती है भाई, जो भी, जैसे पट्टा शायद 500 रुपए में ऐसे कुछ दे रहे थे उसमें 69A के तहत, वो देख लेना आप, है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि एक्ट में भी नहीं है। वो जो राज्य सरकार है वो अलग अलग समय पे अलग अलग रेट वो रखती है, तो फीस वह तो चार्ज ले लेगी। तो अपन ने 67, 68, 68A, 69, 69A ये पढ़ लिया, और अपने इस लॉट में क्या थी? एक और है 70। कौन सी है? 70, यानी भूमि का अनिवार्य अर्जन। भूमि का अनिवार्य अर्जन, मान लो, मान लो कि कोई भूमि है, ठीक है, और उसको नगरपालिका को प्राप्त करनी है, नगरपालिका को वो भूमि चाहिए, ठीक है,
तो नगरपालिका क्या करेगी, राज्य सरकार से अनुरोध करेगी, यार ये भूमि हमें चाहिए। राज्य सरकार से क्या करेगी, अनुरोध करेगी। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण या अर्जन अधिनियम जो 1894 था, उसके तहत उसको खरीद के और किसको दे देगी, नगरपालिका को दे देगी। तो राज्य सरकार ने वो भूमि ऐसे फोकट में तो ली नहीं होगी, राज्य सरकार ने वो भूमि प्राप्त की होगी, तो उसके पैसे लगे होंगे और उसका भुगतान नगरपालिका राज्य सरकार को कर देगी। उसका भुगतान किसको कर देगी, राज्य सरकार। यही बात इसमें है। ये देख लो, क्या भूमि का अनिवार्य अर्जन, कि नगरपालिका को लगे कि यार इसका जो भूमि है, इस भूमि को लेना बहुत जरूरी है, तो क्या करेगी, या नगरपालिका के भीतर या बाहर कोई भी भूमि है, भीतर व बाहर, नगरपालिका क्या करेगी, अनुरोध किससे, राज्य सरकार से। और भूमि अर्जन अधिनियम 1894, अब अधिनियमों की मैं बात नहीं करूंगा, एक ही जगह लिखा दिया था, ठीक है। जो भी प्रभार होंगे, जो भी मुआवजा होगा, वो कौन देगा, नगरपालिका, और वो भूमि किसको दे दी जाएगी, नगरपालिका। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो ये धारा मैंने आपको याद करवा दी और एक ही साथ ये धारा आपको याद करनी है, ठीक है। चलो उस पे चलते हैं अपन। 67 बता दिया, संपत्ति अर्जित व धारण करना। 68 है संपत्ति का निहित होना। 68A भूमि का निहित होना और उसका डिस्पोजल। 69 क्या थी, करार, विनिमय, पट्टा और अनुदान, ठीक है। और 69 क्या है कि कतिपय भूमियों का अभ्यर्पण, उसके जो अधिकार है वो सरेंडर कर देंगे और उसके बाद फ्री होल्ड पट्टा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 71 क्या है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। ये आपको धारा एक साथ याद, ठीक है। कोई समस्या हो रही है याद, कुछ हो रहा है बेनिफिट, भेजे में घुस रहा है, हम्म? या यूं ही स्पीकर चालू कर रखा है मैंने, आगे करें। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि धारा 67 से कितनी पढ़नी है, 75। तो 67 से लेके 70 तक तो ये एक धारा है और उसके बाद में अगला लोट जो पढ़ेंगे अपन 71 से, 71 से। तो क्या 71, 72, 73, फिर है 73 में दो धाराएं, 73A और 73B। उसके बाद है 74, 75 तक, ये एक साथ याद करेंगे, ठीक है। ये एक याद कराने का तरीका मान लो, या याद मेरे हिसाब से इसी तरीके से होंगी, तो एक एक धारा तो आपकी याद होने से रही। एक धारा दूसरी धारा से कनेक्टेड है, तो जो धारा सेम है उनको मैं एक जगह मैंने कर दी है और आपके याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं 71 से स्टार्ट करते हैं, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। अब एक जगह तो क्या आएगा कि गैर कृषि भूमि है, अपन ने वो पढ़ लिया, 69 है ये है, ठीक है। एक जगह आएगा कि मान लो कोई कृषि भूमि है और उसको आप यूज कर रहे हो गैर कृषि भूमि में। एक जगह आया था नजुल भूमि, एक जगह आया था सरकारी भूमि 68 1H, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है ना, इनको मैं एक साथ भी समझा दूंगा, आपको याद नहीं रहेगा कि यार 71 में गैर कृषि भूमि थी या 69 में, वो एक जगह कर दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपन पढ़ लेंगे। तो 71 है कि कतिपय भूमियों का आवंटन, कतिपय भूमियों का आवंटन, ये क्या है, कतिपय भूमियों का आवंटन क्या है कि मान लो कुछ भूमियां हैं, कतिपय मानी कुछ भूमियां, जैसे जहां पे कतिपय भूमियां आना है कि सारी भूमि तो है नहीं, कुछ भूमियां हैं, जैसे गैर कृषि भूमि थी जिसका आपके पास क्या नहीं था, पट्टा नहीं था, तो वो सरेंडर किया, फ्री होल्ड, आपको पट्टा मिल गया। लेकिन कुछ भूमियां, जैसे मान लो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A है, वो 90A ये कहती है कि मान लो कि कोई किसी आदमी के पास कृषि भूमि थी, क्या थी, कृषि भूमि, और अब उसको यूज किस में कर रहा है, वो गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, ठीक है। अब क्या करोगे, मान लो आपके पास कृषि भूमि थी और आपने छोटी मोटी उस पर कारखाना डाल लिया, तो वाणिज्यिक रूप से आपको यूज कर रहे हो। मेरे पास मतलब कि मान लो कि कृषि भूमि थी और मैंने आपको मकान बना लिया, आबादी भूमि मतलब मकान बना लिया, तो गलत है ना, कृषि भूमि बना के पट्टा चाहिए। तो अब क्या करोगे, तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई 90A के तहत जो गैर कृषि भूमि में यूज करने लग गए कृषि भूमि को, उनको क्या करो कि कन्वर्जन चार्ज लेके, कन्वर्जन चार्जेज एक्ट कहता है संपरिवर्तन चार्जेज प्रभार, कन्वर्जन यानी कन्वर्जन हो गया ना उसका, कृषि भूमि को किस में यूज कर रहा है, गैर कृषि भूमि में, तो ये चार्जेज लेके उसको पट्टा दे दो, यानी भूमि का आवंटन कर दो, उसको अलॉट कर दो।
ठीक है, समझ गए? तो ये है। 69 में क्या था, 69A में बताओ क्या था? गैर कृषि भूमि, लेकिन उसके पास, आपके पास पट्टा नहीं है नगर पालिका का दिया हुआ, गैर कृषि भूमि। और ये क्या है, 90A क्या कहती है कि कृषि भूमि को आप किस में यूज कर रहे हो, गैर कृषि भूमि। तो वो आवंटन, तो 71 मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। क्या है कि 1956 की धारा 90A, 90A के अंतर्गत अगर आपको कोई भूमि डिस्पोजल करनी है, 90A में क्या है, कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग। ठीक है, तो जो भी चार्जेस जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, वो लेके आप क्या कर दोगे, उसको आवंटन कर दोगे। लेकिन एक चीज याद रखना, सारी भूमियों को कर दोगे क्या? नहीं। अगर मान लो कोई पार्क है, अस्पताल है, विद्यालय है, सैन्य विमानन आदि के प्रयोजनों के लिए जो भूमि यूज कर रही है ना, उसको आप आवंटित नहीं करोगे, उसको आप आवंटित नहीं करोगे। ये इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी है। सीधी सी बात है, ऐसी थोड़ी हॉस्पिटल की जमीन को आपने आवंटित कर दी। कोई पार्क काम आ रहा है, कोई खेल का मैदान है सार्वजनिक, उसको थोड़ी आप इन 71 के तहत आप आवंटन कर दोगे, नहीं करोगे। ठीक है, ये सारी चीज है। उसके बाद है 72, 72 कुछ भी नहीं है कि आपने जो ये सारे जो ऊपर वाले कार्य करे हैं ना, अगर उसको एग्जीक्यूट के लिए, निष्पादन को बोलते हैं एग्जीक्यूट, यानी काम करना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो मान लो कि राज्य सरकार ने कोई अधिकारी लगाया, तो उसके लिए जो पेमेंट दिया गया, उसको उसको जो खर्चा दिया गया, वो किस में से दिया जाएगा, नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। बस 72 इतनी है, 72 इतनी है। क्या, नगर पालिका के जो कार्यों के निष्पादन के लिए मान लो कोई भी अधिकारी नियुक्त किया है, उसको जो भी उसका पेमेंट बनेगा, वो क्या दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, नगर पालिका निधि से। ठीक है, 72 इतनी है। फिर है आपकी 73, संपत्ति के अंतरण और शमिंदा। अंतरण क्या होता है, ट्रांसफर, यानी संपत्ति का अगर मान लो कोई आप ट्रांसफर कर रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके संबंध में उपबंध क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजंस हैं, वो इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अलग से मैं इसको पढ़ता हूँ। 73, 73 धारा कहती है कि भाई संपत्ति का आप क्या कर रहे हो सर, ट्रांसफर या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, संपत्ति जैसे कोई नगर पालिका में निहित संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति का, उस भूमि का आप क्या करोगे, जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, शर्तें, नियम या उपबंध जो भी है, उनके अधीन कर देना आप, उनके उनके अधीन कर देंगे। चलो ठीक बात है। लेकिन अगर मान लो कोई सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि क्या है सर, बताओ, पढ़ते आए अपन, सरकारी भूमि जो 68(1)H में थी, उस धारा में थी। सर 68(1)H इतने में तो भूल गए। 68(1)H में ये था कि कुछ भूमिया जो राज्य सरकार नगर पालिका के पास रखती है, वो भूमिया, धारा 68 में पढ़ा था अपन ने कि उसका अगर कुप्रबंध करता है या लोक हित में जरूरी है वापस लेना, तो सरकार क्या है, वापस भी ले सकती है। एक तो वो भूमि, फिर अपन ने पढ़ा था एक नजुल भूमि, पढ़ा था, आबादी भूमि होती है जो राज्य सरकार की होती है, ठीक है, और अन्य भूमि जो सरकार ने नगर पालिका के पास रख रखी है डिस्पोजल के लिए, नगर पालिका के पास डिस्पोजल के लिए रख रखी है, तो इनका क्या करोगे, आप आवंटन करोगे। ठीक है, तो ये क्या करोगे, यहाँ जब इनका आवंटन कर रहे हो, जब इनको अलॉट कर रहे हो, तब किसी, कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राकृतिक अथोराइज्ड अधिकारी, वो क्या करेगा इनके लिए, वो इनकी शुद्धता जांचेगा, करेक्टनेस की वास्तव में भूमि का मालिक है या वो, ठीक है, या उसको आवंटन कर रहे हैं वो आदमी सही है या नहीं, वैलिडिटी जांचेगा, वैधता। उसके बाद वो क्या करेगा, आवंटन करेगा। लेकिन इसमें यह है कि इतना ही दे रखा है कि एक्ट में तो, कि राज्य सरकार जो प्राधिकृत करेगी अधिकारी वो करेगा, और वो जो फिर राज्य सरकार ने किसको कर रखा है अभी,
अधिसूचना के माध्यम से अभी संभागीय आयुक्त को कर रखा है। किसको कर रखा है? संभागीय आयुक्त जांच कौन करेगा? संभागीय आयुक्त। ठीक है, चलते हैं अपनी वाली धारा पे। ये देखो, नगर पालिका भूमि वो भी पूरे उपबंध उसके हिसाब से सरकारी भूमि जो 68(1)H में है, किसमें है? 68(1)H में, वो मैंने बता दिया। और भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 3 है उसमें जो नजुल भूमि है वो, और यह राज्य सरकार ने नगर पालिका के पास रख रखी है वो भूमि, इनका क्या करेगा? जब आवंटन किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में उपबंध है। ठीक है, ये जो नगरपालिका भूमि या सरकारी भूमि, मैंने क्या बताया कि अगर उसकी वैलिडिटी जांचनी है या शुद्धता या किसको देना, तो वो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगा। और वो अभी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कौन है? मैंने क्या बताया? बताओ बताओ। संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, ये लिख लो आपकी बुक में। और ये जो मैं अलग से लिखाता हूँ वो लिख ही लिया करो। संभागीय आयुक्त। मान लो उस भूमि की जांच चल रही है, तब तक वो जो आवंटन का आदेश है वो क्या रहेगा? पोस्टपोन रहेगा, स्थगित रहेगा। ठीक है। और अब सीधी सी बात है, आगे जब मान लो ये लाइन पढ़ रहा है कि प्राधिकृत अधिकारी को ये लगे कि भूमि का आवंटन गलत तरीके से हुआ, तो क्या आवंटन कर देगा? क्या नहीं, उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। उसके बाद अगर ऐसे पता चलता है, तो ये एक्ट मैंने आपको पहले भी आया था बीच में कि राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत उसको क्या कर देंगे? बेदखल कर देंगे। क्या कर देंगे? बेदखल कर देंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और है, मान लो कोई आवासन से संबंधित, ठीक है, मान लो नगर पालिका 100 फ्लैट बना रही है, ठीक है, 100 फ्लैट बना रही है और उसको आवंटन करने हैं, या कोई नगरीय परियोजना है, कोई भी परियोजना है, ठीक है, उसके तहत अगर जब वो बना रही है, चाहे प्लॉट हो चाहे कितने भी हो, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए 20% जो भूमि है या जो मकान है, जो इकाई है, वो क्या रहेंगे? आरक्षित रहेंगे। ईडब्ल्यूएस तो आप समझ रहे हो, वो नहीं। ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी हो सकता है। जो ईडब्ल्यूएस को अपने यहाँ 10% आरक्षण है उसके हिसाब से बात नहीं कर रहे, यानी आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या होंगे? रियायत दरों पर आरक्षित रखे जाएंगे कि ये 20% तो जो भी है, फिर सरकार नोटिफिकेशन निकाल के बता देगी इतनी आय वालों के लिए, इतनी से इतनी आय वालों के लिए क्या रहेंगे? रियायती दरों पर रहेंगे। ये धारा कौन सी कह रही है? 73। 71 अपन ने क्या पढ़ा? कतिपय भूमियों का आवंटन। और कतिपय भूमियां कौन सी थी? वो जो कृषि भूमि को गैर कृषि कामों में ले रहे हो। 72 में पढ़ा कि भाई ये जो सारा काम कर रहे हो इसके लिए राज्य सरकार, मैं जो अधिकारी लगा रही हूँ उसको पैसा देना आपको, ठीक है, काम आपके लिए कर रहा है, डिपार्टमेंट दूसरे का, लेकिन अब काम आपके लिए कर रहा है तो पैसा हम थोड़ी देंगे, आप दोगे, नगर पालिका देगी। 73 क्या कहती है कि अगर संपत्ति का ट्रांसफर कर रहे हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या उनका आवंटन कर रहे हो, तो क्या क्या होगा? एक जो प्राधिकृत अधिकारी है, संभागीय आयुक्त को अभी कर रखा है, वो क्या करेगा? इसकी शुद्धता की जांच करेगा, इसकी वैलिडिटी की जांच। ये 73 हो गई। अब 73A, 73A, इसमें क्या है? इसमें नया क्या आ गया कि जो भी ट्रांसफर होगा, यानी संपत्ति का ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा? या तो फ्री होल्ड यानी पूर्ण स्वामित्व पट्टा होगा, या पट्टा धरती लीज होल्ड आधार पे होगा। ठीक है। 71 में जो आवंटन कर रहे हैं जिस भूमि का, कतिपय भूमि होगा जो कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में आपने यूज ली, या 73 के तहत जो भूमि रखी है, कौन सी? नजल भूमि है, या 68(1)H वाली भूमि है, या नगर पालिका की भूमि है, या राज्य सरकार ने नगर पालिका के पास रखी है, वो वाली भूमियां, यानी धारा 71 और 73 के अधीन जो भूमियां हैं, उनका चाहे ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, या तो पूर्ण स्वामित्व का पट्टा दिया जाएगा, फ्री होल्ड पट्टा, या उनको लीज होल्ड पे दिया जाएगा, यानी 99 साल या जो भी है, देते हैं ना लीज होल्ड पे। और इस मान लो कोई भी जो फीस है या चार्जेज है, उनके भुगतान के बाद इस लीज होल्ड को फ्री होल्ड पट्टे में बदला जा सकता है। समझ गए? यानी 71 और 73 के अधीन कोई भी भूमि थी और उसका अगर आप आवंटन कर रहे हो, तो भैया वो आवंटन होगा या तो फ्री होल्ड पे, पूर्ण स्वामित्व पे, या लीज होल्ड पे, दो ही आधार पे होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास लीज होल्ड का पट्टा है, अगर जो भी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करे या कोई भी चार्जेस डिसाइड करे, अगर वो आप दे देते हो, तो आपका पट्टा फिर किस में बदल दिया जाएगा? फ्री होल्ड, पूर्ण स्वामित्व। आ गया समझ में? यही है। तो फिर 73B में क्या आ गया? 73 में आ गया कि मान लो आपको आवंटन कर दिया किसी जमीन का, आपको पट्टा दे दिया, तो कल को अगर गवर्नमेंट को लगा कि गड़बड़ हुई है, तो वो पट्टा वापस ले लेगी आपसे और उस पट्टे को रद्द भी कर सकती है, कैंसिलेशन भी कर सकती है। ठीक है, वो क्या कर सकती है? रद्द भी कर सकती है।
ठीक है, यानी जो भी आपको, अब देखो मैं इसमें आपको अलग से बताता हूँ। 73 बी, 73 बी धारा ये कहती है कि मान लो आपको किसी भी भूमि का आवंटन हुआ और राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई कि यार गड़बड़ हुई है, यानी कोई भी पट्टा जो है किसी गलत आदमी के पास चला गया, यानी कहने का मतलब है कि उसने मिथ्या दस्तावेज यानी फाल्स डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, ठीक है, या गलत दस्तावेज पेश कर दिए और उसके हिसाब से पट्टा उसको दे दिया गया, तो होगा क्या कि राज्य सरकार उसको 7 दिन का समय देगी। 7 दिन का क्या देगी उसको समय देगी कि भैया आप वापस डॉक्यूमेंट्स लाइए, चेक करना है, ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कि चेक करना है कि आपने गड़बड़ कर दी, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और उसको मौका देगी कि भाई दिखाओ। अगर राज्य सरकार को फिर भी लगता है कि नहीं नहीं इस आदमी ने गड़बड़ करी है, तो वो क्या करेगी, पट्टे को रद्द कर देगी, पट्टा वापस ले लेगी। लेकिन उस आदमी को ये लगता है कि नहीं नहीं मैं एकदम सही हूं, तो वो क्या करेगा, वो अपील कर सकता है 15 दिन में। 15 दिन के भीतर क्या करेगा, अपील। राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो अथोराइज्ड जो अधिकारी है, प्राधिकृत अधिकारी है, उसको एक्ट में दे नहीं रखा, लेकिन राज्य सरकार ने किसको कर रखा है अभी, डायरेक्टर डीएलवी, यानी निदेशक स्थानीय निकाय, किसको कर सकता है, अपन पढ़ गए थे ना निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, वही ये निदेशक है, तो डायरेक्टर डीएलवी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, उसको अपील कर सकता है। और ये डायरेक्टर डीएलबी है, इस अपील को यथाशीघ्र निपटाएगा। ऐसा थोड़ी खुद के पास ही पड़े रखी 2 साल हो गए पता ही नहीं चल रहा प्रॉपर्टी किसकी है, यथाशीघ्र इसको निपटाएगा। ये किसमें है, 73 बी में। चलो देख लेते हैं। ये हो गया या तो फ्री होल्ड पट्टा या लीज होल्ड पट्टा। अगर लगता है कि मिथ्या दस्तावेज, ठीक है, उससे प्राप्त कर लिया है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति को क्या देगी, 7 दिन का समय देगी। कौन देगा, 7 दिन का समय, ठीक है। अगर उसको लगा नगर पालिका को कि ये पट्टा गलत पाया जाता है, तो भूमि के आवंटन को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया। तो वो आदमी कहाँ जाएगा, वो 15 दिन के अंदर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील करेगा, और इसका प्राधिकृत ये लिख लो, डायरेक्टर, डायरेक्टर डीएलबी, ठीक है, स्थानीय निकाय। अभी इसको प्राधिकृत, ठीक है। वो अपन हर जगह जब भी अपील होती है हर जगह पढ़ते हैं कि अपील 15 दिन बाद भी ग्रहण की जा सकती है। जब निर्वाचन याचिका के तहत धारा 32 के तहत जब अपील करते हैं तो 30 दिन के अंदर, तो उसमें भी ये था कि अपील 30 दिन के बाद भी ले सकता है, तो ये तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास रह सकती है। तो ये हर जगह ये बोल वचन तो हमेशा आएगा ही कि 15 दिन बाद जो 30 दिन बाद भी बोले। सिविल न्यायालय की इसमें कोई अधिकारिता नहीं होगी, सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। चले, ठीक है। अब 74 क्या कह रहा है, 74 कह रहा है कि जो आपकी संपत्ति है इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन वगैरह है, तो उसकी तालिका और मानचित्र बनाए जाएंगे। कैसे, चलो ये मैं बता देता हूँ। और 75 है कि नगरीय भूमि और संपत्तियों की अभिलेखों का रख रखाव किया जाएगा। देखो 74 और 75। 74 है कि जो भी आपके पास स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति किसको बोल रहे हैं, अचल संपत्ति को, किसको बोल रहे हैं, अचल संपत्ति को। तो उसकी तालिका यानी सूची, इन्वेंट्री और मानचित्र, मैप बनाए जाएंगे। बनाएगा कौन, नगर पालिका। नगर पालिका बनाएगी। नगर पालिका गठित होने के 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। और सूचित किसको करेगी, निदेशक स्थानीय निकाय को, निदेशक स्थानीय निकाय को, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को। और उसको क्या करेगी, एक प्रति भेज देगी। कल को अगर यूं लगे कि तालिका में कुछ अपडेट करना है, ठीक है, या कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो वो कौन करेगा, सीएमओ, नगरपालिका अधिकारी। और सूचित किसको करेगा, वही डायरेक्टर डीएलवी, निदेशक स्थानीय निकाय, उसको प्रति दे देगा। ठीक है। 75 कहती है कि भाई ये जितने भी है ना भूमिया, जितने भी लैंड है, जितने भी आपकी संपत्ति है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अभिलेख हैं, उनका रख रखाव किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि चूहे खा गए, उनका रख रखाव किया जाएगा। यही आपकी धारा में स्थावर संपत्ति, ठीक है, निकाय को प्रतियां जमा कराएगी। और 1 वर्ष के भीतर भीतर, ये मैंने आपको बता दिया।
अगर मान लो कोई उस तालिका में कोई परिवर्तन है तो अपने सीएमओ भाई साहब यानी आप ईओ भाई साहब क्या करेंगे, एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसको अपडेट करके नगर पालिका के समक्ष रखेगा और प्रतीक इसको भेज देगा निदेशक को। और जो भी नगरीय भूमि है या संपत्ति है उनके रिकॉर्ड्स का रख रखाव किया जाएगा, कौन करेगा, नगर पालिका। इसमें है नगरीय भूमि भी है और निजी संपत्तियां भी है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का रख रखाव नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, किन किन का, उसमें आ जाएगा कि सरकारी भूमि, किसका नहीं किया, मतलब आएगा कि सरकारी भूमि आ गया, निजी भूमि आ गया, या दो ऑप्शन और दे दिए। तो आप ये सोचोगे यार निजी भूमि का रख रखाव नहीं किया जाएगा, शायद नहीं, निजी भूमि के रिकॉर्ड्स भी ध्यान में रहेंगे। भाई नगर पालिका के पास तो रहेगा ही नहीं, कि रहेगा ना कि भाई ये इस कॉलोनी में ये मकान इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है ना, तो वही तो रिकॉर्ड है। तो सब सारी संपत्ति हुआ, या चाहे सरकारी भूमि हो चाहे निजी संपत्ति हो, सबका रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। ये आपका चैप्टर समाप्त। तो धाराएं अपन ने जो याद करी इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो जो धाराएं याद करी वो पेयर के हिसाब से मैं देख लेता हूँ कितना समय हो गया है, ठीक है, अपने पास टाइम है। तो पेयर में मैंने आपको याद करवाया। ये चैप्टर जो है नगर पालिका, जो चौथा चैप्टर है उसमें 66 से लेके कितने तक है, 75 तक, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं 2 ही मिनट में, ठीक है। मैंने क्या कहा, सॉरी, 67 से लेके कितने तक है, 75 तक, यही है चैप्टर। कौन सा है अपना, तो मैंने आपको कहा कि पेयर में याद रखनी है। कैसे अपन स्टार्ट करेंगे, 67, 68, 68 ए, 69, 69 ए और 70, एक पेयर तो ये। 67 में क्या किया, अर्जित कर लिया संपत्ति को और धारण करने की शक्ति हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, संपत्ति निहित हो गई। और इसमें क्या है, भूमि का निहित और व्यवन, भूमि निहित और उसका डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है। 69 में क्या हो गया कि कोई भी संपत्ति है उसको करार, एग्रीमेंट, विनिमय, एक्सचेंज, पट्टा, लीज या अनुदान, उसके थ्रू भी अपन ले सकते हैं। फिर 69 में क्या था, 69 ए में इंपॉर्टेंट धारा है, कतिपय भूमिया यानी कुछ भूमिया, सर्टेन लैंड्स, उसके अधिकारों का क्या करेंगे, अभ्यर्पण, सरेंडर। और उसके बाद आप क्या ले लोगे, फ्री होल्ड। 71 क्या कहता है कि भूमि का अनिवार्य वर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन, यही था। ये सारी ये धारा अपन ने पढ़ी। अर्जित में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी गिफ्ट से या परचेज करके। निहित कौन सी होगी, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित रखी गई भूमि के अलावा। और 68(1)H में क्या था कि ऐसी सरकारी भूमि जो राज्य सरकार ने खरीद के किसको दे दी है, नगर पालिका को। तो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट ही अलग से याद रखना, 68(1)H वाली, ठीक है ना। ये कंफ्यूज होगे कि यार कौन सी सरकारी भूमि की बात कर रहे हो। फिर भूमि का निहित होना, ठीक है, निहित होना, और उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, ठीक है। फिर है करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान द्वारा कोई भी भूमि ले सकते हैं। फिर कतिपय भूमिया, 69 ए में कौन सी भूमि है, बताओ, गैर कृषि भूमि है, लेकिन आपके पास उसका पट्टा है क्या, नहीं है, वो वाली। तो ये अलग रखना। तो फिर किस में आ जाते हैं अपन, 70 में, यानी भूमि का अनिवार्य वर्जन नगर पालिका अनुरोध करके। और भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत राज्य सरकार किसको दे देगी, नगर पालिका को। फिर अगला पेयर क्या था, 71, 72, फिर 73, 73 ए, 73 बी, 74 और 75। 71 में वही बात, कैसी भूमिया, सब भूमिया थोड़ी, कतिपय, कुछ भूमिया, कतिपय भूमियों का आवंटन। और इसमें बताओ कौन सी भूमि थी, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत जो कृषि भूमि है, और उसका आप किस में यूज ले रहे हो, गैर कृषि भूमि में, उस भूमि का आवंटन। बेहतर क्या कह रहा है कि जो भी अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त कर रही है संविदा के लिए, उनको पेमेंट कहां से दिया जाएगा, नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। और 73 में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो संपत्ति का, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके उपबंध क्या होंगे, सरकारी भूमि है उसमें कौन सी, एक तो नजुल भूमि, एक 68(1)H वाली भूमि, धारा 68(1)H में है,
या कोई ऐसी भूमि जो राज्य सरकार ने नगर पालिका के डिस्पोजल के लिए वहां पे रख रखी है, तो उसका कैसे होगा, वो वाला उपबंध उसमें 73 में। 73 ए क्या कहता है कि भाई जो भी तुम ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो ना, या तो किसी को पूर्ण स्वामित्व का पट्टा दो, ठीक है, या क्या करो उसको लीज होल्ड पे दो। और अगर लीज होल्ड वाला बंदा जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, जो भी कोई फीस है, जो भी कोई प्रभार है, चार्जेज है, अगर वो जमा करा देता है तो उसको भी क्या दो, फ्री होल्ड का पट्टा दे दो। ये किसमें 73 में है। लेकिन अगर कोई आप जैसा कोई बदमाश आदमी और फाल्स डॉक्यूमेंट से कोई प्लॉट ले लेता है या उसको भूमि आवंटित हो जाती है, तो उस पट्टे का क्या कर दिया जाएगा, या तो उसका पट्टा वापस ले लिया जाएगा, रिवोकेशन, या क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। और वो 7 दिन का नगर पालिका उसको टाइम देगी, और वो अपील किसको कर सकता है, 15 दिन में डायरेक्टर डीएलबी को अपील कर सकता है। ठीक है। उसको क्या कर सकता, अपील कर सकता है 15 दिन के अंदर। और ये जो शुद्धता उधर मैंने बताया बताया था कि वैधता जांच करते, उसके लिए किसको अपॉइंट कर रखा है, संभागीय आयुक्त को। ठीक है। फिर 74 में क्या है, 74 में ये है कि भाई जो आपके पास संपत्ति है ना, अचल संपत्ति, उसकी तालिका बना के रखो, इन्वेंटरी बना के रखो, सूची बना के रखो, और मानचित्र भी बना के रखो। तो वो कौन रखेगा, नगर पालिका। वो कब रखेगी, 1 वर्ष के भीतर भीतर। प्रति किसको भेजेगी, निदेशक स्थानीय निकाय को। अगर ये काम मान लो कल को उसमें कुछ अपडेट आ जाता है, तो सीएमओ करेगा, और सीएमओ भी फिर किसको भेजेगा, नगर पालिका के समक्ष भी रखेगा, और डायरेक्टर डीएलबी को क्या भेज देगा, प्रति भेज देगा। 75 में क्या था कि जो भी नगरीय भूमिया है, नगरीय भूमि चाहे वो सरकारी भूमि हो या निजी भूमि हो, उसके क्या रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, अभिलेख रखा जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से रिवीजन भी करवा दिया अच्छे तरीके से, और इन पेयर में आपको याद करना है। कोई समस्या, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, वो रखनी है कि एक तो 68 वन एच की भूमि किसमें है, ठीक है, एक नजुल भूमि क्या है और किसमें है, एक 69 ए में कौन सी भूमि है, 71 धारा जो 90 ए की बात कर रही है वो क्या है, एक सरकारी भूमि किसकी बात कर रहा है, ये सरकारी भूमि। इनको एक जगह चेपो, उठाओ रजिस्टर, एक ही जगह लिखो, एक ही जगह लिखो, और जो मैंने बताया वो लिखो। 68 वन एच में क्या है, ठीक है, सरकारी भूमि जो राज्य सरकार ने किसको दे रखी है, नगर पालिका को। ठीक है। नजुल भूमि क्या है, राज्य सरकार में निहित आबादी भूमि, जो है किसमें, नगर पालिका की सीमा के भीतर। 69 ए क्या है, गैर कृषि भूमि, लिखो रजिस्टर में एक जगह। 90 ए क्या कहती है, कृषि भूमि, और उसको आप किस में ले रहे हो, गैर कृषि कार्यों में। और सरकारी भूमि कौन सी हो गई, ये सारे सरकारी भूमि तो है, चाहे वो 68 वन एच की हो, चाहे वो नजुल भूमि हो, या राज्य सरकार ने नगर पालिका को दे रखी है। एक जगह लिख लो, एक भी प्रश्न गलत हो जाए, और आप प्रश्न करके देखा करो, जो आपने कोई टेस्ट सीरीज की जो अपनी या जो किसी की भी ले रखी है, या और भी आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है, उसमें क्वेश्चन लगा के देखा करो। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिख दिया करो प्रश्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। तो 4 चैप्टर अपने पूरे हो सके, 2, 3 और 4, यानी धारा 75 तक अपन पढ़ चुके, बाकी कल करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।